तो स्वागत है आपका इस लेक्चर में। सीरीज चल रहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू। ये ओवरऑल 7th लेक्चर है इस पूरे सीरीज का। होपफुली आपने सारे लेक्चर देख लिए हैं पहले के और सारे क्लियर भी हैं। सो ये कुछ डिटेल मेरे बारे में आराम से आप पढ़ लेना। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको कॉपी में मार्क करना है फ्रॉम 1 to 25। बाकी क्रेडिट सिस्टम का भी ध्यान में रखना। ठीक, पहला क्वेश्चन, रूपा और सचिन ने ऑब्जर्व किया एक एनिमल इन देयर स्कूल गार्डन। ठीक है, रूपा called it an insect while Sachin identified it as an earthworm. Okay, which one of the following characteristic confirm that it is an insect? चारों में से कौन सा करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट, वन बाय वन सारे के सारे है ना। ऑप्शन को देखते हैं एवरीबॉडी। पहला ऑप्शन, द एनिमल हैड जॉइंटेड लेग, तो बिल्कुल सही है। जॉइंटेड लेग किसका होता है? इंसेक्ट्स में होता है, अर्थवॉर्म में नहीं होता है जॉइंटेड लेग। सो पहला ही हमारा करेक्ट हो गया कि वो इंसेक्ट है। कैसे पता? क्योंकि उसके पास जॉइंटेड लेग्स थे। बाकी तीनों नहीं होगा, पहला ही हमारा करेक्ट हो गया, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि इंसेक्ट आर characterized by having jointed legs, a segmented body and a hard exoskeleton. Earthworm on the other hand do not have jointed legs and their body is not segmented. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल को कौन लिमिट करता है? चारों में से। पहला, डिफिशियंसी फूड सप्लाई, नहीं, बहुत सारा है। पोल्यूटेड एयर, नहीं। डिक्रीज इन द अवेलेबल एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल सही। देखो ध्यान से याद कीजिए 10% रूल की जो भी हायर के ट्रॉपिक लेवल है ना, हर किसी में 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। तो सोचो कि धीरे धीरे हर हायर लेवल में एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। तो यही मेन रीजन है क्या करने का, नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल को एक लिमिटेड नंबर तक रखने का। ओके, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि एक्सप्लेनेशन भी एकदम क्लियर होगा। अगर नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन बिकॉज देयर इज नॉट इनफ एनर्जी टू सपोर्ट मोर देन अ सर्टेन नंबर ऑफ लेवल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरिएशन इज नॉट ट्रू। ध्यान रहे, वेरिएशन के बारे में पूछा, नॉट ट्रू। पहला है, वेरिएशन इज मिनिमम इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बिल्कुल ठीक है। ऑल वेरिएशन इन अ स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग। ऑल वेरिएशन और इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग, बिल्कुल गलत। अगला, चेंजेस इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट इन वेरिएशन, एकदम सही। वेरिएशन कैन बी सिलेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, बिल्कुल इम्पैक्ट करते हैं। तो हमसे नॉट ट्रू पूछा था, हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉट ट्रू हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि द स्टेटमेंट दैट ऑल वेरिएशन इन अ स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इज नॉट ट्रू। Some variation give individuals an advantage over others, and these individuals are more likely to survive and reproduce. This is the basis of natural selection. इसी को क्या बोलते हैं? Natural selection. Next question. While studying vegetation of an area, terms like population and community are often used. Which one of the following statement best describe a population? Population क्या है? चारों में से, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ऑफ वन स्पीसीज लिविंग इन सेम एरिया एट द सेम टाइम, बिल्कुल। तो इसलिए पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बाकी जो गलत है आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो हमारा जो पॉपुलेशन का डेफिनेशन पूछा था वो ए में ही मिल गया, दैट्स वाई हम आगे बढ़ जाएंगे। एक पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ऑफ सेम स्पीसीज दैट लिव इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम। They interact with each other and with their environment. The size of a population can vary depending on the availability of resources such as food or water. Okay. Next question. In the human body, blood flows through a process of double circulation. बिल्कुल। Which one of the following statement is true in this regard? True पूछा है, ध्यान रखिएगा, है ना। 4 स्टेटमेंट मतलब 4 ऑप्शन है। पहला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लंग। साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लंग मतलब कि हार्ट तक पहुंचता है लंग से। तो यही तो बिल्कुल सही है। कैसे? आप समझो ध्यान से। जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं ना, तो वो क्या होता है? मिक्स होता है कहाँ पे? लंग्स में। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है हार्ट तक। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट तक पहुंचता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग तक पहुंचता है, क्या होने के लिए? प्योरीफाई होने के लिए। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आप। इन डबल सर्कुलेटरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट टू लंग्स। ठीक, ओके। तो वन इज पल्मनरी माफ कीजिएगा, पल्मनरी सर्कुलेशन एंड द अदर इज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक, इन्हीं दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं? डबल सर्कुलेशन।
ओके, बाकी ये है, आप पढ़ लेना आराम से, सिंपल चीज़ें हैं। तो ये देख लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है ना। तो ये है पल्मोनरी सर्किट और ये है सिस्टमेटिक सर्किट। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, डबल सर्कुलेशन बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि लो O2 और हाई CO2 होता है, मतलब ये है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है, यहाँ पे मिलता है ऑक्सीजन उसको। तो अब ये बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लंग से हार्ट के पास आता है, ठीक है। और फिर ये हार्ट क्या करता है, बाकी पार्ट्स में मतलब बॉडी के बाकी पार्ट्स में जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो इसको भेजता है और ये बॉडी के बाकी पार्ट्स में जाता है, वहां से ये चीज फिर आता है किसमें, हार्ट में। ओके, तो ये इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्किट, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट। आई होप कि आपको एकदम अच्छे से होगा क्लियर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। कहाँ, आउटसाइड द बॉडी फूड मटेरियल क्या होता है, ब्रोक होता है और फिर एब्जॉर्ब किया जाता है। 4 स्टेप में, मतलब 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा फिर से सही हो गया कि ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड में जो फूड मटेरियल है वो पहले तो ब्रेक डाउन किया जाता है बाहर, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड आर ऑल सेप्रोफाइटिक। इसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आउटसाइड देयर बॉडी, है ना। दे सीक्रेट एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स व्हिच दे देन एब्जॉर्ब। ओके, इनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्यूजन इज करेक्ट। फ्यूजन और फ्यूजन समझ लेते हैं एवरीबॉडी। जैसा नाम है फ्यूजन, फ्यूज हो जाना मतलब मिल जाना, दो छोटे छोटे मतलब 1H1 मिल जाते हैं और बना लेते हैं 2H2, ठीक है। तो ये दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या हुए, मिल गए और एक बड़ा बना लिया, तो ये फ्यूज हो गया आपस में। फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, ब्रेक हो जाना। मतलब जैसे यूरेनियम जो है वो ब्रेक होके क्रिप्टॉन और एक और बेरियम कुछ बना लिया, है ना। मतलब एक एटम ब्रेक होके दो बना लेना, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। चलो इस तीनों स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सॉरी सॉरी, ये एक्चुअली बायो का है और मैंने आपको फिजिक्स वाला फिजन और फ्यूजन बता दिया है ना, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। कोई बात नहीं, फिजन मतलब तो वही है ना फिजन का। ये क्या होता है, दो में डिवाइड होता है, और फ्यूजन मतलब एक ही बन जाता है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही है दोनों का। ओके, ध्यान दीजिएगा, पहला फिर से पढ़ते हैं। इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक है। इट इज रिलेटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवियर न्यूक्लियाई इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, बिल्कुल ठीक है, जैसा अभी आपने देखा। तीसरा, इट इज रिलेटेड विद क्रिएशन ऑफ हेवियर, ना कंबाइनिंग टू हायर न्यूक्लियाई, हायर न्यूक्लियाई को मिला दोगे नहीं, वो क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। तो तीसरा गलत, पहला और दूसरा सही, ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। तो बायोलॉजी पढ़ो या फिजिक्स पढ़ो, दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट है, मैंने समझा ही दिया, इसलिए आगे बढ़ेंगे एवरीबॉडी। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन की यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है सारा कुछ, आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। कंडक्टर आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। प्लास्टिक शीट होती है क्या, नहीं, इंसुलेटर है। डिस्टिल्ड वाटर, एकदम अगर साफ पानी है ना, प्योर पानी है, तो वो नहीं होता है, वो इंसुलेटर होता है एवरीबॉडी। क्यों, क्योंकि उसमें फ्री आयंस ही नहीं है। अगर फ्री आयंस ही नहीं है तो वो कंडक्टर नहीं होगा। ह्यूमन बॉडी होता है क्या, बिल्कुल होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ब्लड है ना, और लिक्विड है, और जिसमें हम फ्री आयंस होते हैं, दैट्स वाई वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जैसे आपके खून में क्या है, नहीं नमक, तो नमक नहीं, आयरन है। तो खून में आयरन है जो कि एक फ्री आयंस है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए ब्लड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वुडन थिन शीट, यहाँ पे इसको देना चाहिए था ड्राई है या फिर वेट है। ड्राई है तो नहीं, वेट होगा तो बिल्कुल। तो यहाँ पे वुडन थिन शीट बोला है जस्ट, तो इसलिए ये भी गलत। तो आंसर आ गया ह्यूमन बॉडी। मोस्ट ऑफ द लोगों को लगेगा अरे सर ऐसे कैसे, छू के देखो, नहीं मतलब छूना नहीं, जस्ट जोक था भाई, जोक था। आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी। एक्सप्लेनेशन मैंने बता ही दिया आपको कि इसमें बहुत सारे आयंस होते हैं हमारी बॉडी में। क्या क्या, सोडियम आयंस, पोटेशियम क्लोराइड, है ना। केवल मैंने आयरन आयन ही बताया, उसके अलावा भी ये सारे के सारे होते हैं, और 70% वाटर होता है। और ये जो वाटर है ना, इसमें आपको फ्री चार्ज पार्टिकल मिलते हैं, तो इसलिए कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। ओके, इसलिए आपको छूना भी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को,
अदरवाइज करंट जो है दौड़ जाएगा बॉडी के अंदर। ओके, सो एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून कैन जनरली बी कंसीडर एज। नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून, देखो स्पून जो होता है ना, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो दोनों की तरह एक्ट करता है। किसकी किसकी तरह? कॉनकेव की भी तरह और कॉन्वेक्स की भी तरह। कैसे, आप ध्यान दीजिएगा। अगर बल्जिंग आउट है तो कैसा बिहेव करेगा? वो कॉन्वेक्स की तरह। और बल्जिंग इन है मतलब कि अंदर वाला, ये वाला हिस्सा देखेंगे इधर वाला, तो ये वाला चीज क्या होगा? कॉनकेव होगा। क्यों? क्योंकि केविटी बन रही ना। बाहर वाला देखेंगे तो कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, पहला बोला स्फेरिकल मिरर, तो नहीं, स्फेरिकल तो है नहीं। पैराबोलिक मिरर, बिल्कुल पैराबोलिक तो है और मिरर भी है क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। प्लेन मिरर नहीं, एकदम सीधा तो है नहीं। लेंस नहीं, आर पार तो दिख नहीं रहा, राइट। सो एवरीबॉडी, आंसर हो जाएगा बी हमारा। ओके, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो आसानी से, आसान क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा नहीं जाएंगे। हाउ मेनी इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो? तो एक ही होता है, बहुत ज्यादा तो होता नहीं। कैसे, ध्यान समझो। ये लाइट आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे, यहाँ से गया, पॉइंट मान लो ये है और ये बी है, तो यहाँ पे आके यहाँ पे TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इधर आता है, फिर ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है ना, जिसको हम विप्योर बोलते हैं, राइट। तो एक ही बार हुआ है कि नहीं, तो इसलिए बी जो है हमारा पॉइंट मतलब आंसर हो जाएगा। ओके, चलो। और नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्पर्सन आपको पता ही है, 7 कलर में डिवाइड होना। कौन सा 7 कलर? विप्योर। कई बार देख चुके हैं अपन, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगला, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू। वेट जो है वो किसकी वजह से होता है? 4 स्टेटमेंट। पहला, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, बिल्कुल फोर्स, वेट जो है फोर्स ही है। ओके, टोटल, द टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन, द फोर्स दैट एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड। अगला, इट्स इनर्ट प्रॉपर्टी। तो देखो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट तो होता ही है, लेकिन वेट जो रहता है वो एक्सर्ट जो करता है कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर, कहाँ? ग्राउंड पे, उसको उसका वेट बोलते हैं। वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mg, मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है, इसलिए वेट हमेशा क्या होगा? जो ग्राउंड पे एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एज इट इंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज ड्यू टू। क्यों होता है ऐसा? चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, बिल्कुल नहीं। चेंज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट, एकदम गलत। चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल। इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, बिल्कुल नहीं। देखो, क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो ड्यू टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो अभी समझाता हूँ। जो लाइट का स्पीड है वो चेंज हो जाता है। जैसे लाइट का स्पीड चेंज होता है ना, तो अपने पास से बेंड हो जाता है थोड़ा सा। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, और एक क्यों होता है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब पूछोगे सर चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट क्यों होता है? वो होता है ड्यू टू वेरिएशन इन देयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब पूछोगे सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो देखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ओके, अब बोलोगे सर फिर से वहीं पे आगे की स्पीड में चेंज ही क्यों हुआ? सो एवरीबॉडी, चेंज इसलिए हुआ चलो थोड़ा सा डिटेल में चला जाता हूँ कि जो पार्टिकल ऑफ लाइट है ना, वो जब किसी मीडियम से पास कर रहे होते हैं तो उस मीडियम के पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जैसे कि मीडियम है एयर, क्या है? एयर। तो पार्टिकल जो है बहुत ही ज्यादा दूर दूर है, या फिर कुछ ही पार्टिकल है, तो उनसे इंटरेक्ट जो है बहुत कम होगा। दैट्स वाई वो आसानी से जा पाएंगे, मतलब स्पीड ज्यादा होगी। वहीं पे अगर ग्लास आ गया, अब ग्लास के पार्टिकल तो पास पास है, उसके थ्रू जब लाइट पास करेगी, वहां पे कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा उसके पार्टिकल से। किसका? लाइट के पार्टिकल का। दैट्स वाई उनका जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगा, इसलिए उनकी स्पीड में वेरिएशन आ जाता है। होपफुली आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अभी मैंने बता दिया, रेयर का मतलब क्या हुआ? जैसे एयर। डेंसर का मतलब क्या हुआ? जैसे ग्लास हो गया या फिर वाटर हो गया, ये सब एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम। स्लो डाउन एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो क्या होता है, स्लो डाउन तो हो जाता है, ये तो आपको क्लियर है, लेकिन अवे या फिर पास। देखो, अगर स्लो डाउन होगा ना तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे नहीं, टूवर्ड्स द नॉर्मल। पहला स्टेटमेंट गलत, टूवर्ड्स द नॉर्मल बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। टूवर्ड्स द नॉर्मल समझा देता हूँ। देखो, ये लाइट आ रही है ऐसे, है ना, अब इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये नॉर्मल है, ये नीचे वाला है ना, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, इस तरीके से जाएगी। ओके, तो इसी को बोलते हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से हो गया होगा क्लियर। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने समझा ही दिया सारा कुछ, है ना, इसलिए हम उस पर टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बोलो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड, है ना।
फिर से पढ़ते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड। ह्यूमन बॉडी के प्रेशर का सैंड पे क्या प्रभाव पड़ता है। पहला बोला लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग, है ना। तो अगर आप लेटे हो और खड़े हो तो कब ज्यादा होगा कब कम होगा। तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि लार्जर वाइल स्टैंडिंग, देखो प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। खड़े रहोगे तो एरिया पैरों का कितना कम है और लेटे रहोगे तो एरिया कितना ज्यादा हो गया। तो पी, प्रेशर और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए एरिया कम हुआ पहले केस में जब खड़े हैं, तो प्रेशर ज्यादा हुआ, तो इसलिए करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर एक सुई को थोड़ा सा ही पिंच करो बॉडी में, मतलब कि कहीं पे भी, तो घुस जाता है तुरंत, है ना। लेकिन वहीं पे एक पेन, पेन का अपोजिट साइड, जिधर वो निब है उधर नहीं, पेन का अपोजिट साइड लो, उसको अगर हम प्रेस करें किस पे, स्किन पे, तो तुरंत नहीं घुस जाता। क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा हो गया, प्रेशर कम हो गया। ओके, बेसिक, एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोटोप्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड होता है क्या? नहीं। इंसुलेटर होता है। ग्रेफाइट बिल्कुल होता है। फ्लोरीन नहीं। तो ले देकर कौन आया? सी। ऑप्शन सी जो है वो, सॉरी, ऑप्शन सी में जो दो है, ग्रेफाइट, वही है केवल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। बाकी सबके सब क्या है? इंसुलेटर। क्या क्या? फ्लोरीन, बग मिस्टर फ्लोरीन और डायमंड और एक ग्रेफिन आता है, वो सबके सब क्या है एवरीबॉडी? सबके सब, सबके सब क्या है? इंसुलेटर है। और क्या? ग्रेफिन भी देख लो, ग्रेफिन के बारे में, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन अ प्लेन, हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड पोटेंशियल एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ग्रेफाइट, फ्लोरीन सब हमने देख लिया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम, कई बार देख चुके हैं। तुरंत बताओ इसका आंसर, तुरंत के तुरंत। 437 का कमेंट करके बताओ क्यों। क्योंकि पहले वाले अगर आपने अच्छे से देखे हैं तो आपको पता होगा कि हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन या कैसे, ठीक है। सो एवरीबॉडी, कई बार कर चुके हैं इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इस पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द नॉन मेटल बट लस्ट्रस। नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रस है, तो समझो ध्यान से चारों। जर्मेनियम क्या होता है? कहोगे सर ये तो मेटल होता है, बिल्कुल। सिलिकॉन भी, लेकिन कार्बन जो है वो नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रस नहीं होता। आयोडीन जो है नॉन मेटल है, लस्ट्रस होता है। सो आंसर हो गया डी एवरीबॉडी, ठीक है। आयोडीन एक नॉन मेटल है फिर भी लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है सॉलिड फॉर्म में। जब आयोडीन क्रिस्टल को हीट करते हैं, दे सब्लिमेट और प्रोड्यूस करता है एक ब्यूटीफुल वायलेट वेपर विच गिव्स अ शाइनी और लस्ट्रस अपीयरेंस। डायमंड इज आल्सो वन ऑफ द सच एग्जांपल, लेकिन वो कार्बन दिया था, अगर डायमंड दिया होता वहां पे तो ए को टिक करते। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज बोथ मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मेलेबिलिटी का मतलब मेटल विच कैन बी अ प्रॉपर्टी इन विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, और डक्टिलिटी क्या होता है? मतलब उसको थिन वायर में भी ड्रॉ किया जा सके, ठीक है। सोडियम होता है क्या? नहीं। और ये क्या है? ये है हमारा Hg, मतलब मरकरी। ये भी नहीं होता। ये Au क्या है? ये है गोल्ड। तो बिल्कुल सी जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गोल्ड जो है एक मेटल है जो कि मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है दोनों प्रॉपर्टी, इसलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे एवरीबॉडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड इज फाउंड इन अबंडेंस इन द टोमेटो। टोमेटो में, जैसे टोमेटो सुनो तुरंत आना चाहिए कि ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किसमें मिलता है? टोमेटो में। तो देखो ऑक्जेलिक एसिड जो है जब कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाता है, जो एक टाइप ऑफ पथरी है। कहाँ पे मिलता है? पथरी आपको पता ही है ना, स्टोन जिसको बोलते हैं। तो ज़्यादा टमाटर खाओगे तो उसमें कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड होता है जो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्जिलेट बना लेगा, जो कि एक पथरी है, तो पथरी हो जाता है। ओके, तो इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। क्या मैंने बोला कि ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा, बाकियों को भी देख लेते हैं। एसिडिक एसिड क्या होता है? सबको पता है कि एसिडिक एसिड या फिर तो सिरका भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, है ना। सिट्रिक एसिड बहुत सारे खट्टे फलों में, मतलब खट्टी चीजों में मिलता है। ऑक्जेलिक बता ही दिया। टार्टरिक किस में मिलता है? टेमरिंड में मिलता है। ओके, सो एवरीबॉडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मैंने बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये कौन सा यूज करते हैं? पहला सोडियम क्लोराइड नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, एसिटिक एसिड नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बिल्कुल, NaHCO3, NaSO3, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये H2SO4 जो प्रेजेंट होता है उसमें, उससे के साथ रिएक्ट करके आग को बुझाने के काम में आता है। तो
मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा, डाइल्यूटेड एसिड, टिपिकली सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने बता ही दिया। जब एक्सट्रीगेंसर को एक्टिवेट करते हैं तो एसिड रिलीज होता है जो कि बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। क्या, मैं दिखाई देता हूँ। NaHCO3 प्लस H2SO4 रिएक्ट करते हैं तो ये निकालते हैं CO2। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड helps to smother the fire by displacing oxygen or suppressing the combustion process. Okay. Next question. Which one of the following statement is correct? All the bases are alkali. All alkali dissolve in water. Alkalis are soapy to touch, bitter in taste and corrosive in nature. देखो, ये तीसरा पढ़ के आपको लगेगा सर तीसरा तो बिल्कुल सही है, जो कि एकदम सही है, तो तीसरा तो होगा, है ना। तो पहला तो नहीं होगा। बोला ऑल द बेसिस आर एल्कली, ऑल द बेसिस आर एल्कली, नहीं, सारे के सारे बेसिस एल्कली नहीं होते, उसमें एम्फोटेरिक भी होते हैं। एम्फोटेरिक क्या होते हैं? जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए पहला तो नहीं होगा एवरीबॉडी। तो हमारा बी ऑप्शन गया। अब बच्चा तीसरा और दूसरा, ये दूसरा देख लेते हैं। ऑल एल्कली डिजॉल्व इन वाटर, बिल्कुल डिजॉल्व होकर वाटर में OH नेगेटिव आयन देते हैं, तो इसलिए सी जो है करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारा कुछ आपको मालूम है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्टिलाइजर आर यूज्ड टू ऑब्टेन हायर यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स, बिल्कुल। However, all nutrients are usually not available in fertilizer, बिल्कुल। NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये क्या है कि पोटेशियम। Which one of the following nutrients is usually not available in fertilizer? मैंने बताया NPK अवेलेबल होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, आयरन नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर हो गया ए। ओके, चलो मालूम है इसलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following animal has a 3-chamber heart? 3-chamber heart, अब ध्यान दीजिएगा, एम्फीबियन जितने भी होते हैं ना, उनमें 3-chamber heart होता है। तो अभी देख लो चारों में से कौन सा एम्फीबियन है। ह्यूमन बीइंग है क्या एम्फीबियन? नहीं। पिजन भी है क्या? नहीं। सलामंडर, ये हमने पढ़ा था कि एक एम्फीबियन है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो सलामंडर जो है एक एम्फीबियन है और सारे एम्फीबियन के पास 3-chambered हार्ट होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखते हैं कि that the heart structure become more functional with an increase in the number of chamber, है ना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ चैम्बर उतना हार्ट जो है प्रॉपर फंक्शन करता है। सोचो, तो ह्यूमन में अगर 3 चैम्बर हो जाए तो अच्छी बात है, खराब बात है? कमेंट करके जरा बताना। फिशेस हैव 2-chamber हार्ट, एम्फीबियन एंड मोस्ट रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल हैव 3-chambered हार्ट। बर्ड्स और ममल्स की बात करें तो उनमें 4 चैम्बर होता है, देख रहे हो, 4 चैम्बर होता है। Okay, everybody. This is because these animals have a slower metabolism rate and hence they require a lower amount of oxygen per liter of blood to be delivered to the body. So everybody, इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही था। आई होप कि सब आपको क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी डाउट, कोई परेशानी नहीं होगा। अगर रहा भी होगा तो अभी तक आपने पूछ लिया होगा, अगर नहीं पूछा है तो तुरंत पूछो ना, किसने मना किया है कि नहीं। चलो, तो जैसा कि लास्ट में हम 2 लाइन देखते हैं, तो आज 4 लाइन देखेंगे। राहत इंदौरी साहब का क्या खूब कहा है उन्होंने कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।